हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी क्लासेज में। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की सीरीज के अंतर्गत आज साइकोलॉजी की यही 10वीं क्लास है, जिसके अंदर आपको पुराने प्रश्न पत्रों का हल करवाया जा रहा है। जो आज जो टॉपिक है आपके, उस टॉपिक से आपको शिक्षा शास्त्र है, जिसके अंदर आपकी सभी शिक्षण विधियां से संबंधित मापन मूल्यांकन, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, और शिक्षण के उद्देश्य, उनका अर्थ, शिक्षण के चर, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप सबके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में बहुत ही सहायक रहेगी। ठीक है, इस क्लास को देखोगे तो आपके 15 से 20% शिक्षण विधियां अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, शिक्षण विधियों में कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। जो साइकोलॉजी के अंदर जो होता है वही शिक्षण विधियां आपके दूसरी सब्जेक्ट के अंदर सेम एज इट इज होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको अगर अच्छी तरह से आप समझ लोगे ना तो आपकी शिक्षण विधियां बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, शिक्षण की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर विद्यार्थी को क्या माना जाता है। ये आपके रीट L1 2016 में क्वेश्चन आया था। वो क्या कि जगह की वजह से ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी, पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। सीटेट के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है, ठीक है, और आपके स्टूडेंट के अलावा शिक्षक की क्या भूमिका होती है, पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है, समझ रहे हो ना। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थी, आपको बता दूं, हमेशा है ना आश्रित होता है। विद्यार्थी क्या होता है, आश्रित होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में विद्यार्थी स्कूल में जा रहा है तो उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो वो किस पर आश्रित होता है, अध्यापक पर आश्रित होता है, पाठ्यक्रम पर आश्रित होता है। तो विद्यार्थी को आश्रित चर कहा जाता है। शिक्षण के 3 चर होते हैं। कितने होते हैं शिक्षण के जो हैं 3 चर होते हैं। 3 चरों में आपके पहला चर आता है स्वतंत्र चर, ठीक है, स्वतंत्र चर, और दूसरा आता है आपके आश्रित चर, ठीक है, आश्रित चर, और चौथा आता है आपके मध्यपथ चर, ठीक है, तीसरा आता है मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर होता है। इन तीनों चरों में जो पहला चर होता है वो स्वतंत्र चर जो होता है ना, स्वतंत्र जो चर होता है, स्वतंत्र चर का मतलब क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है ना उसको स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है, और शिक्षक शिक्षण व्यवस्था, नियोजन और परिचालन का कार्य करता है। शिक्षण की व्यवस्था का कार्य करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए उसको स्वतंत्र चर कहा जाता है। वो किसी पर आश्रित नहीं होता है, आश्रित उसके ऊपर स्टूडेंट होते हैं, समझ रहे हो। ये स्वतंत्र चर के अंदर आपके अध्यापक आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कि दूसरा जो है आश्रित चर, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आश्रित चर, आश्रित चर हमेशा शिक्षार्थी होता है। कौन होता है? शिक्षार्थी, स्टूडेंट होता है, ये हमेशा आश्रित होता है। ठीक है, आश्रित चर के बाद में आपके आता है मध्यपथ जो चर होता है, मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर होता है। मध्यस्थ चर के अंदर आपको शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, पाठ्यक्रम होता है, वो आता है, शिक्षण पाठ्यक्रम, ये आपके मध्यस्थ चर में आता है, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों चरों को अच्छे से याद रखना आप। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपके आश्रित चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे कहा जाता है। ये देखिए आप बीटेट L1 2011 में फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग पेंटिंग 13/1/2020 को भी आया हुआ है। आश्रित चर अभी बताया मैंने आपको कि छात्र को आश्रित चर माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है। शिक्षण अधिगम के अंदर जो मुख्य केंद्र होता है, अब शिक्षण का अधिगम
हो रहा है। शिक्षण के अंदर मुख्य केंद्र कौन होता है? मुख्य केंद्र छात्र होता है। छात्र विद्यालय में आएगा तभी तो अध्यापक पढ़ाएंगे, छात्र होगा तभी तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, बाकी अध्यापक पाठ्यक्रम पढ़ेगा क्या? तो जो शिक्षण अधिगम का जो मुख्य केंद्र होता है, वो मुख्य दूरी होती है, वो हमेशा छात्र होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपके शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये वापस फर्स्ट ग्रेड 2014 इकोनॉमिक्स और राजस्थानी सेकंड ग्रेड 2014 दोनों के अंदर आया हुआ है। ये इसमें बात वही पूछ रहा है। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या बात पूछी थी? शिक्षण अधिगम का केंद्र, और इसमें क्या पूछ रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है वो शिक्षार्थी होता है। कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। तो इसके अंदर जो आपके राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन शिक्षार्थी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, किस प्रक्रिया के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी की सहभागिता उसमें आवश्यक नहीं है, केवल शिक्षक की जरूरी है? वो कौन सी प्रक्रिया है? तो शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण और प्रतिपादन। तो शिक्षण के अंदर तो विद्यार्थी भी होगा और अध्यापक भी होगा ना। अनुदेशन मार्गदर्शन कौन करता है? अध्यापक करेगा। अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन करता है, तो एक तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण के अंदर भी दोनों शामिल होते हैं, प्रतिपादन के अंदर भी होते हैं, लेकिन केवल 2। तो ऑप्शन देखो, केवल 1, 2 एवं 3, केवल 2। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा यहाँ पे, केवल 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। फिर दूसरा होता है अधिगम की परिस्थिति, और चौथा होता है तीसरा होता है मूल्यांकन। ये तीनों मुख्य अंग होते हैं। तो ऑप्शन देखो, उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, फिर आता है विद्यालय, समुदाय और सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। तो उद्देश्य, अध्यापन, अधिगम, परिस्थितियां और मूल्यांकन, ये प्रमुख तीनों ही अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक क्यों है? शिक्षक पाठ्य योजना, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, 2014 में आया था कि शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है? अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, या फिर छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, या फिर स्वयं की योग्यता बताने के लिए? देखो, इसके अंदर पॉजिटिव आंसर चाहिए अपने को। ठीक है, अब स्वयं की योग्यता बताने के लिए थोड़ी करेगा वो पाठ्य योजना, ये तो गलत हो गया। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, ये भी नहीं होगा। छात्रों को व्यस्त क्यों रखेंगे? एक ही जगह व्यस्त थोड़ी रखेंगे। ठीक है, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए। रुचि, अगर पाठ्य योजना तो एक टीचर एक सब्जेक्ट की बना रहा है, तो केवल उसी सब्जेक्ट में रुचि थोड़ी रहेगी उसकी। ठीक है, ये सही है, लेकिन आंशिक सही है। फिर अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन जो करता है, वो उद्देश्य बताता है, उन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य योजना बनाना जरूरी होता है। ठीक है, आपने BSTC B.Ed के अंदर पढ़ा होगा ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा है, वो कितने प्रकारों में बांटा है शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के द्वारा? तो देखिए, ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार में शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करता है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। देखो, पहला प्रकार जो उसका आता है वो होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। और दूसरा प्रकार जो उसका आता है वो आता है भावात्मक क्षेत्र। क्या आता है? भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा आता है क्रियात्मक क्षेत्र या मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, क्रियात्मक क्षेत्र। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमेशा ज्ञान आता है, बोध आता है, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब आपके संज्ञानात्मक के अंदर आते हैं। फिर भावात्मक की बात करें तो भावात्मक के अंदर अनुक्रिया,
आकलन करना, उसका व्यवस्थापन, मूल्य प्रणाली का चारित्रीकरण, आग्रहण, ये सब भावात्मक क्षेत्र में आएंगे। और मनोक्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर आता है प्रत्यक्षीकरण करना, निर्देशात्मक अनुक्रिया करना, कार्य प्रणाली बनाना, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया करना, ये सब तत्व आपके क्रियात्मक में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं वापस क्वेश्चन। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष में मैंने अभी बताया था, ज्ञान होता है, बोध होता है, प्रयोग भी होता है, संप्रत्ययीकरण। अब संप्रत्ययीकरण इसके अंदर नहीं होगा, संप्रत्ययीकरण तो भावात्मक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? मैंने विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे, उस समय मैंने एक सिद्धांत पढ़ाया था, वृद्धि और विकास का सिद्धांत जो पढ़ाया था मैंने, उन सिद्धांतों में हमने बात करी थी कि जो स्टूडेंट की वृद्धि और विकास के अंदर जो है खेल कूद का सबसे बड़ी भूमिका होती है, वातावरण के अंदर खेल कूद की भूमिका जरूर होती है। तो शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर नहीं होगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर इज राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए आप, कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए। अब कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण कैसा होना चाहिए? देखिए ऑप्शन, एक तरफा तो एक तरफा शिक्षण नहीं चलेगा, तीव्र शिक्षण भी नहीं चलेगा। जो कुछ बच्चे मंद गति से भी सीखते हैं तो उनको तीव्र गति से सिखाएंगे तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सब अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। अंतः क्रियात्मक, ये तो सही है, धीमा धीमा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बचा अपने पास तीसरा ऑप्शन, अंतः क्रियात्मक। कक्षा कक्ष का जो शिक्षण होता है वो अंतः क्रियात्मक होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने वाला सुझाव है। नियमित आना है, नियमित बुलाना है उसको कक्षा के अंदर, तो क्या करना चाहिए? तो उसको डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दंड तो देना है ही नहीं बच्चे को कहीं पे भी, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, उस पर जुर्माना भी नहीं लगा सकते हैं। प्रोत्साहन, ठीक है, उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, प्रोत्साहन देकर ही तो बुलाएंगे कि बेटा कल आना, कल ये आपको ये पढ़ेंगे, इस पढ़ाई के बाद अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको पेन गिफ्ट में मिलेगा। वो प्रोत्साहन मिल रहा है ना उसको, तू पढ़ लेगा तो ये बन जाएगा। प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है कक्षा में अगर नियमित स्टूडेंट्स को बुलाना है तो। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी शिक्षण विधि होती है। अब देखो शिक्षण विधि स्टार्ट। अच्छी शिक्षण विधि का क्या गुण होता है? अच्छी शिक्षण विधि का क्या गुण होता है? तो जो विद्यार्थियों की समस्या को हल करे, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, जो प्रश्न को हल करे, जो विषय वस्तु की विवेचित करे। देख विवेचित तो होगा नहीं, प्रश्न को हल करे। केवल प्रश्न को हल करना शिक्षण विधियों का काम नहीं होता है। जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, पूरी विषय वस्तु को स्पष्ट करे, ये ठीक है। जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे, तो समस्याओं को तो हल, ये विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी तो अपने आप ही समस्याएं हल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा विषय वस्तु को स्पष्ट करे। ऐसी शिक्षण विधियां सबसे अच्छी शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो अब शिक्षण के मैं आपको सभी सूत्र बता देता हूं। शिक्षण के अंदर पहला सूत्र जो आता है वो आता है आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा सूत्र आता है सरल से कठिन। क्या आता है? अधिक, मतलब शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। डायरेक्टली कठिन चीजें थोड़ी पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपके संपूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है? संपूर्ण से अंश की ओर हमेशा शिक्षण होता है। शुरू में आप पृथ्वी के बारे में बता रहे हो तो पहले शुरू में ग्लोब लेके उसको बताएंगे कि ये पृथ्वी अपनी गोल होती है, ये ऐसा पृथ्वी का आकार होता है। उसके बाद में उसको बताएंगे कि ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये अपना भारत देश है, ये चीन है,
फिर उसके अंदर अलग अलग अंशों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले संपूर्ण जानकारी दी जाती है बच्चे को, ठीक है। तो ये संपूर्ण से अंश की ओर हमेशा शिक्षण होना चाहिए। फिर अगला चौथा जो आपके शिक्षण का सूत्र है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझ रहे हो? विशिष्ट क्रियाएं पहले और सामान्य क्रियाएं बाद में, जिसमें कि आगमन विधि पर आधारित यह सूत्र होता है, ठीक है। स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं विशिष्ट से सामान्य के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो अगला है वो होता है कि मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, ये इसका हो जाएगा। और एक होता है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, ठीक है। ये सभी जो थे, ये सभी आपके शिक्षण के सूत्र थे। वापस क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका शिक्षण सूत्र होता है। विशिष्ट से सामान्य भी होता है। अंश से पूर्ण मैंने नहीं बताया, मैंने पूर्ण से अंश होता है। क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर होता है, ठीक है। तो सरल से जटिल भी होता है यार। राइट आंसर आपके 3 नंबर ऑप्शन निकल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षण सूत्र अच्छे से याद कर लेना, आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। और मुझे जहाँ लगता है सभी सब्जेक्ट के अंदर, शिक्षण विधियों के अंदर आना लायक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत में निहित हैं। शिक्षण के सिद्धांत के अंदर कौन कौन निहित होता है? तो शिक्षक का व्यवहार निहित होता है, बिल्कुल होता है। छात्र का व्यवहार बिल्कुल निहित होता है। और शिक्षण का प्रभाव भी निहित होता है। तो शिक्षण सिद्धांत में उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखो। इन क्वेश्चनों में अपन क्या है कि स्टिक आंसर होना जरूरी होता है। इन क्वेश्चनों में छोटी छोटी मिस्टेक करके आंसर गलत हो जाता है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण गुण। अब समयबद्धता तो रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण देखना है अपने को। अपने विषय में महारत होना भी ठीक है, महारत होना चाहिए। विषय में महारत तथा संचार क्षमता सही है, और सामाजिक क्षमता भी होनी चाहिए। अब यहाँ अपने को लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा? महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा है? तो अध्यापक का महत्वपूर्ण जो गुण है वो है अपनी विषय के अंदर महारत हासिल करना और संचार की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? अब छोटी कक्षाओं के लिए खेल विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? खेल विधि। खेल विधि से सबसे ज्यादा क्रियाएं करके उसको सिखाया जाता है। लेकिन बड़ी कक्षाओं की बात हो रही तो उसमें श्रेष्ठ विधि क्या होगी? खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि। तो बड़ी कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है समस्या का समाधान विधि। कौन सी होती है? समस्या समाधान विधि होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण सबने किया होगा। सूक्ष्म शिक्षण आपके बीएड के अंदर होता है, बीएसटीसी के अंदर होता है, समझ रहे हो। तो सूक्ष्म शिक्षण होती है आपकी माइक्रो टीचिंग। क्या होती है? माइक्रो टीचिंग। इसी को सूक्ष्म शिक्षण बोला जाता है। इसका कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट्स। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय मानक रूप में जो इसका समय है वो 36 मिनट है। 36 मिनट अच्छे से याद कर लेना है। 36 मिनट बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के तर्क में एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर, मैंने अभी एक सूत्र बताया था। क्या बताया था मैंने? विशिष्ट से सामान्य की ओर बताया था ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर, निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं तो कौन सा तर्क है? तो मैंने बताया था ये आगमन विधि पर आधारित है। तो आगमनात्मक तर्क आंसर रहेगा इसका, आगमनात्मक तर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति किस पर आधारित है? सबसे पहले तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? फ्रोबेल। कौन थे? अच्छे से याद रख लेना, फ्रोबेल, ठीक है। और किंडरगार्टन पद्धति जो है,
किस पर आधारित होती है? तो ये खेल विधि पर आधारित है। किस पे है? खेल विधि पर आधारित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, तो उसके अंदर फ्रोबेल नहीं आएगा, उसके अंदर आएगा कोल्डवेल कुक। कौन आएगा? कोल्डवेल कुक। ठीक है, ये खेल विधि के प्रवर्तक है। और ये किंडरगार्टन विधि के जो प्रवर्तक है वो फ्रोबेल को माना जाता है। समझ रहे हो बात को? अच्छे से समझो। खेल विधि के प्रवर्तक तो कोल्डवेल कुक है, लेकिन किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्रोबेल की है, और किंडरगार्टन पद्धति खेल विधि पर आधारित पद्धति है। मारिया मोंटेसरी की पद्धति भी खेल विधि पर आधारित है। ठीक है, इसका आंसर खेल विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाटक विधि में रुचि लेते हैं। अब नाटक की विधियां किस स्तर के लिए सबसे उपयुक्त होती है? अब बड़े स्तरों में तो नाटक की विधियां हो नहीं सकती है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय स्तर पे हो नहीं सकता, उच्च माध्यमिक भी बड़ा स्तर हो गया, नहीं हो। प्राथमिक स्तर, छोटे बच्चों को हमेशा नाटक से सिखाएंगे तो वो ज्यादा सीखेंगे। समझ लो, नाटक में रुचि कौन लेते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चे लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है। योजना विधि के योजना बनाते हैं, योजना बनाने में एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं। तो योजना विधि में छात्र को कैसा वातावरण मिल रहा है? उसको सहयोग का वातावरण मिल रहा है ना। बंदीगत में थोड़ी रहते हैं वो, स्वच्छंदता का भी नहीं है। स्वतंत्र भी एक आदमी स्वतंत्र होकर योजना नहीं बना सकता है, उसमें सहयोग की भावना, एक दूसरे के सहयोग की भावना रख के ही योजना बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप सबसे आग्रह है कि क्लास को एक बार सबको शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। कमेंट आपको करना ही करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 वाला, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होते हैं? चित्र दिखाना, चित्र दिखाना यानी अध्यापक को आराम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। पाठ को समझने में सहायता मिलती है, बिल्कुल। रोचकता भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाठ को समझने में सहायता मिलती है चित्र बताने से। बी नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे क्या करते हैं कि रोचकता कर देते हैं, नहीं, रोचकता नहीं होगा। इसका सही आंसर पाठ को समझने में सहायक होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है? देखिए, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर, और फिर आता है सूक्ष्म स्तर। तो शिक्षण के जो स्तर हैं वो 3 होते हैं। कौन कितने स्तर बताए? शिक्षण के 3 स्तर बताए हैं। एक तो होता है स्मृति का स्तर, स्मृति स्तर होता है। दूसरा आता है बौद्ध स्तर। तीसरा आता है आपके चिंतन स्तर, लेकिन सूक्ष्म स्तर ऐसा कोई स्तर नहीं बताया है। ठीक है, एक बार देख लो इसको अच्छे से। पहला जो आता है वो आता है स्मृति स्तर। ठीक है, क्या आता है? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर जो है, इसके जो प्रवर्तक है वो हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट। प्रवर्तक से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्तर के अंदर। स्मृति स्तर, शिक्षण के जो स्तर होते हैं ना, उन पे प्रवर्तक का ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हर्बर्ट है, और दूसरा जो स्तर आता है आपके, उसका नाम है बौद्ध स्तर। क्या है? बौद्ध स्तर। तो बौद्ध स्तर के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो होते हैं आपके मोरिसन। कौन है? मोरिसन। इसको बौद्ध स्तर का प्रवर्तक कहा गया है। फिर तीसरा स्तर आता है आपके चिंतन स्तर। कौन सा स्तर? चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक है वो मिस्टर हंट कहे जाते हैं। कौन है? मिस्टर हंट। ठीक है, वो किसके हैं? चिंतन स्तर के। चिंतन स्तर के प्रवर्तक हंट को माना गया है। ये तीनों स्तर होते हैं, स्मृति का स्तर, बौद्ध का स्तर और चिंतन का स्तर। तो यहाँ पे जो स्तर नहीं है वो सूक्ष्म स्तर नहीं है। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखना, मोरिसन का शिक्षण प्रतिमान बौद्ध स्तर का है। मैंने बताया अभी कि बौद्ध स्तर किसने दिया था? मोरिसन ने दिया था। हर्बर्ट का शिक्षण प्रतिमान स्मृति स्तर, बिल्कुल सही है, स्मृति स्तर हर्बर्ट ने बताया था। और हंट का शिक्षण प्रतिमान चिंतन स्तर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा।
ये तीनों स्तर और तीनों स्तरों के प्रवर्तक अच्छे से याद रख लेना। एक बार इस स्तरों को एक बार 15-20 मिनट की क्लास लेके मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, अच्छे से बिल्कुल। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षण के चर नहीं है? तो शिक्षण के मैंने चर भी 3 ही बताए थे, ठीक है। उनमें कौन कौन शामिल है? शिक्षक होता है, माता पिता नहीं, कहीं पर जिक्र भी नहीं आया। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक आती है, विद्यार्थी भी आता है। तो विद्यार्थी उसमें आश्रित चर में आता है। किस में आता है? आश्रित चर में। शिक्षक स्वतंत्र चर में और पाठ्यचर्या मध्यस्थ चर में। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये किसने कहा था? शिक्षण के संबंध में ये परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो, B.O. स्मिथ, क्रॉनबेक या हिलगार्ड? ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको अच्छे से याद रख लेना। बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन कहा था B.O. स्मिथ ने। किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बौद्ध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। तो बौद्ध है, स्मृति है, चिंतन है, लेकिन प्रदर्शन स्तर ऐसा कोई स्तर नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य तो मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, फिर तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना है, विचारों को समझना। तो ये स्मृति स्तर के अंदर ये नहीं आएगा, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण और विचारों को समझना नहीं आता है। स्मृति स्तर के अंदर मानसिक पक्ष आते हैं, ज्ञान देना, तथ्यों का और पुनः प्रस्तुतिकरण आता है। लेकिन ये जो आता है आपके, ये स्मृति स्तर के अंदर नहीं आएगा, ये आपके बौद्ध स्तर के अंदर आएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? बता दिया मैंने, स्वतंत्र चर अध्यापक होता है। कौन होता है? स्वतंत्र चर अध्यापक होता है। और आश्रित जो चर होता है वो विद्यार्थी होता है। और शिक्षण पाठ्यक्रम जो होता है वो मध्यस्थ चर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपके अध्यापक, ठीक है दोस्तों। ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे डेली 30-30 क्वेश्चन की क्लास लेके मैं आपकी साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। और हाँ, फिर भी आपको अगर किसी टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो उस टॉपिक को मैं कंप्लीट आपके यूट्यूब पे करवा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ सारी क्लासें, कोई इसका चार्जेस नहीं है अपने यहाँ, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री आपको उपलब्ध हो रहा है। एक बार आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। फ्री कंटेंट मिल रहा है, सभी पुराने पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई मॉडल पेपर नहीं है, ये पुराने क्वेश्चन पेपर ही हैं। और अधिकांश PYQ क्वेश्चंस वापस बार बार रिपीट होते रहते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप हल करोगे तो अप्लाइड बेस के जो क्वेश्चंस है उनके अंदर आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत बनेगा, आपकी समझ मजबूत बनेगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्लास को लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो उस पर मैं मतलब आपके क्लास बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी मैंने लगभग सभी टॉपिक्स की क्लास डालता रहता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।